ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट ए। जो पार्ट ए है उसमें अपने 7 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना वही चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो काफी इजी चैप्टर है। ये अपना किससे रिलेट करता है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क से रिलेट करता है। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि एक कंपनी है, तो एक कंपनी के ऊपर बहुत सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो अब एक जो सीएस होता है, एक सीएस का क्या काम होता है? कंपनी वाले सीएस का एक और चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान देनी है, पार्ट ए में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो मोस्टली रिलेट करेंगे सीएस एंड एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स में प्रैक्टिसिंग भी आएगा, लेकिन स्पेशली जो हम पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, कंप्लायंस मैनेजमेंट, वहां पर हम सीएस एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो एक कंपनी के ऊपर बहुत सारी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। तो अब जितनी भी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो रही है, वो कंप्लायंस कंपनी टाइम से कर रही है, नहीं कर रही है, कंप्लायंस करने के लिए उसने क्या प्लानिंग की है, क्या सिस्टम्स बनाए हैं, और वो सिस्टम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग सब कुछ प्रॉपर है, नहीं है। तो ये सब चीजें चेक करने की ड्यूटी एक कंपनी में किसकी होती है? सीएस की, बिकॉज ऑब्वियसली सीएस क्या है? कंप्लायंस ऑफिसर है। तो हमें वही पढ़ना है कि एक कंपनी किस तरीके से कंप्लायंसेस को मैनेज करती है और सीएस का उसमें क्या रोल है। तो उसके ऊपर ही अपना ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कंप्लायंस हमें पता है, हमने इतनी बार पढ़ लिया कि एक कंपनी के ऊपर अलग अलग एक्ट से कंप्लायंस एप्लीकेबल होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनीज एक्ट, लिस्टेड है तो सेबी की गाइडलाइंस हो जाएंगी। इंटरनेशनल अगर आप कर रहे हो तो आपके ऊपर फेमा वगैरह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा भी नहीं होता कि आप पूरे एक साल सिर्फ कंपनीज एक्ट अप्लाई करना, अगले साल आप पूरी फेमा कर लेना, उसके अगले साल आप सेबी, नहीं। जो भी आप पे कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होती हैं वो कैसे एप्लीकेबल होती है? साइमल्टेनियस एप्लीकेबल होती हैं। दैट मींस एक ही साथ आपको सारी कंप्लायंस करनी होती है, और आपको कभी तो एक एक बार में इतनी इतनी सारी कंप्लायंस होती है कि आपके दिमाग से भी निकल जाएगा कि अच्छा मुझे अब ये करना था, मुझे अब ये करना था। तो अगर हम बोले कि ठीक है हमारे ऊपर एप्लीकेबल है और अपने माइंड में एक तरीके से कि याद रख सको कि अच्छा आप ऐसे वैसे करना है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ऑल्सो आप किसको ड्यूटी दे रहे हो, कौन ये काम करने वाला, क्योंकि रैंडम ऐसे उठ के आगे कंप्लायंस कर देगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप क्या सोचोगे कि उसने कर दी होगी, वो सोचेगा आपने कर दी होगी, तो ऐसे मिसमैनेजमेंट हो जाएगा अगर हम रैंडमली कुछ भी करते रहेंगे तो। इसीलिए कंपनी में क्या बनाया जाता है? एक प्रॉपर सिस्टम, और उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। वो पूरा सिस्टम आप बनाओगे जिसमें आप ए टू जेड सब कुछ पहले से ही डिसाइड करोगे, प्लान करोगे। जैसे आप ये डिसाइड करोगे कि आपके ऊपर कौन कौन सी कंप्लायंस एप्लीकेबल हो रही हैं, तो आप लिस्ट ऑफ कंप्लायंस बनाओगे। देन आप टाइम पीरियड डिसाइड करोगे, अच्छा ये कंप्लायंस मुझे आप करनी है। जैसे कुछ कंप्लायंस होती हैं जो इवेंट बेस्ड होती हैं कि ये जैसे बोर्ड मीटिंग हुई तो आपको इंटीमेशन देना है। कुछ कंप्लायंस होती है जो क्वार्टरली होती है कि क्वार्टर एंड हो गया तो आपको ये फाइलिंग्स करनी है। कुछ एनुअल होती हैं, जैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न, ये एनुअली काम करना है, तो आपको टाइम पीरियड लिखना है, ठीक है। ये आप डिसाइड करो। फिर आपका ये काम करने कौन वाला है, ठीक है। देन आप क्या करो? सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो कि अच्छा मेरा काम ये करेगा, ये वाला काम ये करेगा, फाइन। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने दे दी है, तब उनकी अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करो, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्रिएट करो, उनके ऊपर एक सुपीरियर को बिठाओ कि अच्छा अगर इस बंदे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी है तो वो किसको आंसरेबल होगा, किसको वो रिपोर्ट करेगा। तो ये सब चीजें आप डिसाइड करो। एंड में पूरे सिस्टम को कौन चेक करेगा? मैनेजमेंट की जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी क्या ड्यूटीज रहेगी, डायरेक्टर की क्या ड्यूटीज रहेगी पूरे कंप्लायंस सिस्टम में। तो ये सब चीजें जो है ना आपको पहले से ही क्या करना होगा? डिसाइड करना होगा। इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा, और वो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये आपने सिस्टम बना लिया ना, तो इस सिस्टम को बना के छोड़ मत देना। इस सिस्टम को आपको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना है कि अच्छा सब कुछ प्रॉपर चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें। तो रिव्यू करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपडेट रह सको। हो सकता है लॉ में अमेंडमेंट हो जाए और आप पुराने वाले लॉ मान रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिव्यू भी आपको करते रहना है, ओके। इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि जो अपना पूरा कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है। यानी जो हमने सिस्टम के बारे में बात की, वो हम एक्चुअली पढ़ने वाले हो सिस्टम में होता क्या क्या है। अब देखो, इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है कंप्लायंस चार्ट,
सेकेंड है कंप्लायंस एडवाइजरी और थर्ड है हमारा कंप्लायंस स्कोर कार्ड। अब देखो कंप्लायंस चार्ट क्या होता है। अभी तुमने देखा ना कि हमने पूरी लिस्ट बनाई कि सबसे पहले आपके ऊपर कौन कौन सी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो रही है, देन टाइम पीरियड क्या क्या है उसका, एंड देन हम कह सकते हैं कि कौन परफॉर्मेंस करेगा, कौन कंप्लायंस करेगा। तो ये जो आप पूरा प्लान कर रहे हो तो इसको हम पूरा एक चार्ट के फॉर्म में तो प्लान करेंगे कि अब ये करनी है, इसको करनी है और इतने इतने टाइम पीरियड पे करनी है। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं आप उसको एक चार्ट के फॉर्मेट में बना लेते हो, तो वो पूरे चार्ट को हम क्या बोलते हैं, कंप्लायंस चार्ट। ठीक है, तो वो एक सिस्टम का पार्ट है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लायंस चार्ट। अब ये तो हो गया हमारा प्लान। अब हम ये भी तो चेक करेंगे ना कि एक्चुअल में हमने वो काम किया या नहीं किया। मान लो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक कंप्लायंसेस थी, ठीक है, कि आपको करनी चाहिए थी, पर एक्चुअल में आपने ओनली 1 to 8 किए, 9th और 10th वाली कंप्लायंस आपने नहीं की। तो इसको हम बोलेंगे स्कोर कार्ड। यानी जो कंप्लायंस आपने कर ली है उस पर आप टिक लगाते जाओ, जो कंप्लायंस आपने नहीं की है उसको आप छोड़ दो या उस पर क्रॉस लगा दो, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लायंस स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड में हम क्या देखने वाले हैं, कितना स्कोर कर लिया, चार्ट में से आपने कितनी चीजें एक्चुअली इंप्लीमेंट कर दी। ठीक है, फिर कंप्लायंस चार्ट और कंप्लायंस स्कोर कार्ड के बीच में होता है कंप्लायंस एडवाइजरी मीडिएटर, जो इन दोनों को क्या करेगा, मैच करेगा। मैच कैसे, डेविएशन फाइंड करेगा। यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 8 था, 2 का क्या आया, डेविएशन आया। तो अब वो बैठा नहीं रहेगा, वो इस 2 का डेविएशन क्यों आया उसकी रिपोर्टिंग करेगा, फाइंड आउट करेगा कि क्या रीजंस थे, किसकी गलती है, किस तरीके से उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है दैट इज एडवाइजरी। तो ये अपने 3 पोर्शंस हो गए, कौन कौन से, कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोर कार्ड। अब चलते हैं आगे। अब एक होता है अपना कंप्लायंस डैशबोर्ड। देखो डैशबोर्ड क्या होता है, ऑब्वियसली एक कंपनी है, तो एक कंपनी में ऐसे तो है नहीं कि अकेला आदमी है, एक कंपनी में कितने सारे एम्प्लॉयज हैं, और एक कंपनी में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी ब्रांचेस हो या उसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हो। अब इन सब की कंप्लायंस आपस में कनेक्टेड ही रहती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी की कंप्लायंस आपस में कनेक्टेड है, डायरेक्टर्स कॉमन हो सकते हैं। तो एक ही कंप्लायंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट या एक ही पर्सन से कनेक्टेड है, एक ही कंप्लायंस बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो सकती है। तो हम एक डैशबोर्ड बना देंगे। डैशबोर्ड से क्या होगा कि वो जो भी आपका कंप्लायंस का स्टेटस है, आपको कंप्लायंस जो भी करनी है, कंप्लायंस के रिगार्डिंग आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपका वो पूरा चार्ट और जितना भी आपका प्रोसेस है वो हर जगह पे आपको कॉमन दिख सके। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्राइव पे कोई चीज अपलोड कर देते हैं, फिर अगर हम उसका लिंक शेयर कर देते हैं तो वो कोई भी ओपन करके उसको देख सकता है ना, आपको बार बार फिर शेयर करने की जरूरत नहीं है। यानी आपने एक चीज एक बार क्लाउड पे या ड्राइव पे अपलोड कर दी है और फिर आप जिसको भी एक्सेस दोगे वो सब वही सेम कॉमन चीज चेक कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे कंपनी का भी एक डैशबोर्ड है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कॉमन मैकेनिज्म है, कॉमन स्पेस है, जहाँ पे कंपनी के जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब उसको एक्सेस करके देख सकते हैं। हम अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कंप्लायंस नहीं बनाने बैठेंगे, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बनाएंगे। ठीक है, और अलग अलग बांटते नहीं फिरोगे, एक साथ बना दो। आपका जो भी सेगमेंट है आप उस डैशबोर्ड को ओपन करो कॉमन और उसको चेक कर दो, तो उसे हम बोलेंगे कंप्लायंस डैशबोर्ड। ठीक है, देन क्या आता है, अब ऑब्वियसली बात है कि आप खुद के भी तो कुछ पॉलिसीज बनाओगे, खुद प्रोसीजर्स बनाओगे, देन अगर किसी ने नहीं फॉलो किया तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा वो आप डिसाइड करोगे। तो बेसिकली आप खुद के क्या पॉलिसीज एंड क्या प्रोसीजर्स बना रहे हो वो सब चीजें जो है आपको डिसाइड करनी है। देन आता है एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी बेसिकली यहाँ पे बात बोली गई है आपको अप टू डेट रहना है। ठीक है, ये हेडिंग कुछ और कह रहा है बट जो कंटेंट इसमें है वो क्या कह रहा है कि आपको क्या रहना है, अप टू डेट रहना है। दैट मीन्स देखो लॉज है तो लॉज एवर चेंजिंग है, बिजनेस एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग है। आप ऐसा कांस्टेंट नहीं बोल सकते कि अच्छा अगली 20 साल तक ये सेम रहेगा। लॉ में अमेंडमेंट्स, कितने अमेंडमेंट्स आते हैं और आए दिन आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको भी चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी क्या करना है, चेंजेस करना है। तो आपको क्या रहना है, अप टू डेट रहना है, आउटडेटेड नहीं रहना है। देन आते हैं हम लोग कंप्लायंस ऑडिट पे। अब ऑडिट क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो आपकी कंपनी में कंप्लायंस फ्रेमवर्क प्रॉपर काम कर रहा है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम या आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है,
उसको चेक करने के लिए आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो या आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो कंप्लायंस ऑडिट अलग से हो जाएगी। वैसे तो ये सेक्रेटेरियल में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, पर वही होता है ना, हम अलग अलग टॉपिक वाइज करवाते हैं। जैसे हमने चैप्टर 11 में रीड किया था कि हर टॉपिक की अलग अलग ऑडिट, तो वैसे ही अपने कंप्लायंस सिस्टम की अगर हम लोग अलग से ऑडिट करवा रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, कंप्लायंस ऑडिट में। पर अगेन कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आपका सिस्टम एक तो क्या होता है, हम बस ऑब्लिगेशन उतार रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, हमें लोगों को शो ऑफ करना है कि हमारे पास सिस्टम है, काम कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे हम लोग होते हैं ना कि पढ़ने बैठते हैं, साइड में फोन चल रहा है, कोई देखने आएगा तो उसको क्या लगेगा कि पढ़ रहा है, पर एक्चुअली में हम पढ़ नहीं रहे। तो वैसे यहाँ पे बोला कि आपने सिस्टम बना दिया पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके, तो उस सिचुएशन में वो चीज गलत हो जाएगी, मतलब नेग्लिजिबल है। तो आपका सिस्टम सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, कंप्लायंस प्रॉपरली हो भी रहे हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं कंप्लायंस ट्रेनिंग। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे लोगों को अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे तो आपको उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा कि अच्छा इस वाले चार्ट को ऐसे स्टडी करना है या ऐसे रिपोर्ट करना है या ऐसे कंप्लायंस की जाती है, ऐसे फॉर्म फिल किया जाता है। तो आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको क्या दो, ट्रेनिंग भी दो, ठीक है। क्योंकि अगर कॉम्पिटेंट पीपल नहीं है तो आपने सब कुछ कर लिया पर लोग ही ढंग से काम नहीं कर रहे तो एंड रिजल्ट तो आपका खराब होना ही है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोसेस। अब आपको ये बता रखा है, जो अभी हमने ऊपर बात की ना, बस उसको स्टेप वाइज लिख रखा है। तो सबसे पहले क्या बोला आपको, क्या बनाना है, कंप्लायंस चार्ट बनाना है, ठीक है। देन कंप्लायंस चार्ट बनाने के बाद में आप क्या काम करोगे कि आपकी कंपनी में कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, सबके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज आप क्या करो, सेट करो। और ये भी चेक कर लो कि आपकी कंपनी में पहले कंप्लायंसेस कैसी हो रही थी, अब आपको कैसे करनी है। इसके बाद में आप क्या चेक कर लो, कंप्लायंस रिस्क चेक कर लो कि अगर आपने ये कंप्लायंस नहीं किए हैं तो आपके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस, क्या क्या पेनल्टीज आ सकती हैं, ठीक है। आपके ऊपर फाइन लग सकते हैं, आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट आ सकता है, आपके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी आ सकती है। तो आपको कंप्लायंस की रिस्क भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें लगता है ना कि अगर हम ये चीज नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर वो करेगा ही नहीं। जैसे आपको लगता हो कि आप कुछ भी कर लो आप फेल नहीं होंगे तो आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको क्या लगता है पास तो हो ही जाएंगे। पर क्या सीएस में ऐसा होता है क्या, नहीं। तो आपका रिस्क पता है ना आपको, तो आप एफोर्ड भी करोगे। तो एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर भी आप लोगों को क्या बता दो कि क्या रिस्क है, रिस्क पता होगी तो फिर काम भी कर लेंगे। देन आता है जो भी आपने काम किया, कंप्लायंस किया, ये प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया, नहीं किया, इसको आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग किसको करोगे, अपने ऑब्वियसली सुपीरियर्स को। और जो भी मॉनिटरिंग वाला प्रोसेस है उसके लिए आप क्या करवा सकते हो, इंटरनल ऑडिट। अभी हमने बात की कंप्लायंस ऑडिट करवा सकते हो, ठीक है। या कोई रेगुलेटर आके चेक कर सकते हैं या विद इन द कंपनी भी चेकिंग हो सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये अपने 5 हो गए स्टेप्स। अब यहाँ पर इसने क्या बताया, जो अभी हमने ऊपर बात की थी कंप्लायंस चार्ट के बारे में, कंप्लायंस चार्ट को एलैबोरेट कर रहा है। देखो इसमें कंप्लायंस चार्ट में हम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हुए ये चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको कंप्लायंसेस पता होने चाहिए, फिर रिस्क कितनी है, देन रिस्क को मिटिगेट कैसे करोगे, आप कम कैसे करोगे, जैसे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग वगैरह आप दोगे, सब कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करके रखोगे। देन आता है अपना कंप्लायंस मॉनिटरिंग, प्रॉपरली काम हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर रिपोर्ट करना है। तो ये वही ऊपर जो हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे, उन्हीं 5 स्टेप्स को आपको ध्यान में रखते हुए कंप्लायंस चार्ट बनाना है। और अब कंप्लायंस चार्ट में क्या क्या कंटेंट आएगा, देखो वो कंटेंट यहाँ पे हमें दे रखा है, इसको एक बार देख लेना। सबसे पहले तो क्या बोला है, जो भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, हमने बात की ना व्हाट वाली, तो आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि अच्छा हमारे ऊपर ये सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, तो वो आप लिस्ट प्रिपेयर कर लो। इसके बाद में क्या बोला है कि कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस होती है जो एक्सटर्नल होती हैं, यानी गवर्नमेंट के लॉज, रूल्स, रेगुलेशन या पार्लियामेंट वाले लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, सेबी है। कुछ कुछ आपके इंटरनल भी होते हैं, इंटरनल एज इन आपका कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट, आपकी कंपनी के आर्टिकल्स, आपकी पॉलिसीज, आपके रूल्स, ठीक है। तो इंटरनल भी होते हैं, तो आपको दोनों कंप्लाई करना है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, ठीक है। देन आप ये देख लो कि अगर आपने वो कंप्लायंस नहीं किया तो आपके ऊपर जो रिस्क आएगी वो रिस्क कैसी हो सकती है, क्रिटिकल यानी वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। तो आपको रिस्क भी पता होनी चाहिए।
ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है कि आपने अगर कंप्लायंस नहीं किया तो आपके बिजनेस पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा या लोगों पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि अगर मान लो कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो सबसे पहले एमडी के ऊपर ड्यूटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है, और लोगों के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है आपके बिजनेस जो है उसको बैन भी कर दिया जाता है या फिर आपसे लाइसेंस छीन लिया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमने ये कंप्लायंस नहीं किया तो स्पेसिफिकली किसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है। देन वही कंप्लायंस मॉनिटरिंग आप कैसे करोगे, किसको बताओगे, किसको चेक करोगे, किसको रिपोर्ट करोगे, तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। देन आता है कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, कंप्लायंसेस, तो जहां कंप्लायंस है वहां सीएस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी जो भी सारे के सारे काम है सीएस खुद भी कर सकता है जो हमने ऊपर रीड किया था, या सीएस जो है वो मॉनिटरिंग का काम भी कर सकता है, किसी और से काम करवा लेगा और वो उसको चेक कर लेगा। तो दोनों ही चीजें हैं। देखो सबसे पहले सीएस का क्या काम है, सीएस को पता होना चाहिए कि इस कंपनी पे कौन कौन से लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो आपका स्टेप 1 तो हमेशा क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेकेंड वाइज स्टेप रहेगा रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या होती है, अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो आपके ऊपर कौन कौन से टाइप के रिस्क आ सकती हैं, ठीक है। अब देखो जो रिस्क असेसमेंट के तरीके हैं ना कि हम रिस्क को किस तरीके से चेक करें, वो दो पार्ट्स में हो सकता है, हाई लेवल रिस्क असेसमेंट और एक होता है डिटेल रिस्क असेसमेंट। हाई लेवल रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, आप ओनली जो मटेरियल रिस्क होती हैं या ऐसी रिस्क होती है जिसका काफी हाई इम्पैक्ट आता है, मान लो पेनल्टीज बहुत हाई है, कंपल्सरी इम्प्रिजनमेंट है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप है, तो आप सिर्फ उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो हाई लेवल में। हाई लेवल में जो आपकी मॉडरेट या लो लेवल की रिस्क है आप उसको हो सकता है क्या कर लो, इग्नोर भी कर सकते हो, तो वो किस में आ जाएगा, हाई लेवल। लेकिन डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, चाहे वो हाई लेवल वाली रिस्क हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो लो हो, आप सारी टाइप की रिस्क को क्या करोगे, चेक करोगे। तो ये अलग अलग अप्रोच हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन नेचर क्या है आपकी कंपनी का या आपका प्रोजेक्ट का, तो उस अकॉर्डिंग ये दो तरीके से रिस्क असेसमेंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने स्टेप नंबर 2 में रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम अब स्टेप्स लेंगे ना उसको मिटिगेट करने के लिए, तो आप क्या लगाओगे, आईसीएस। अभी जो हम पूरा पढ़ रहे हैं कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट के लिए पूरा प्रोग्राम, और ये जो हमने कंप्लायंस चार्ट बनाया, ये सब कुछ क्या है, मिटिगेशन के लिए तो आपने पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है ना, तो वही आप आईसीएस लगाओ, कंप्लायंस चार्ट बनाओ, ताकि जो भी कंप्लायंस रिस्क है वो मिटिगेट हो सके। इसके बाद में देखो तुम्हें क्या दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, वेरियस रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सीजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिजनेस रुक जाए, बंद हो जाए, वाइंडिंग अप। याद है हमने कल ही बात की थी कि जैसे अगर आपने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं, आपने फाइनेंशियल्स फाइल नहीं किए हैं कंटिन्यू 5 सालों तक, तो आपका बिजनेस का वाइंडिंग अप हो जाएगा। देन आपके ऊपर सिविल एक्शन लिए जा सकते हैं, पेनल्टीज वगैरह आ सकती हैं। देन आपके ऊपर जो फाइन्स, क्रिमिनल एक्शन भी लिए जा सकते हैं, किसके ऊपर, कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर। अगर पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है या वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और रेपुटेशन तो आपकी खराब होनी ही होनी है, ठीक है। एम्प्लॉयज जो है वो छोड़ के चले जा सकते हैं क्योंकि उनको क्या लगेगा, कंपनी पे केस चल रहा है तो हम भी क्यों ही रहे कंपनी में, हमारा नाम खराब हो रहा है, ठीक है। और आपकी प्रॉपर्टीज या आपके बैंक अकाउंट्स, ये भी क्या हो सकते हैं, अटैचमेंट हो सकता है इनका, ठीक है। तो ये सारे रिस्क हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या रिस्क है नॉन कंप्लायंस के। इसके बाद में क्या बोला है हमें, कंप्लायंस मॉनिटरिंग। देखो क्या होता है, एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हर एक पर्सन के पास काम है तो वो खुद से नहीं करता है, हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं डेलीगेशन का, ठीक है, कि वो पर्सन डेलीगेट कर करके अपना काम करवाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें परचेज डिपार्टमेंट की, तो जो हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट है, क्या वो सारे परचेज के काम खुद करेगा क्या, नहीं, उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक्चुअली ड्यूटी किसकी थी कंप्लायंस करने की, परचेज डिपार्टमेंट के हेड की, तो हम इसको कहेंगे कि इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और जो एक्चुअल में इसके लोग अंडर में काम कर रहे हैं, जिससे वो डेलीगेट करके काम करवा रहा है, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो कैसी रहेगी, वो इसके अंडर वाली रहेगी। यानी बेसिकली हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो भी हेड्स हैं वो सारा का सारा काम खुद से नहीं करेंगे,
ठीक है। अब वो सारा काम खुद से नहीं करेंगे, वो डेलीगेट करके करवा लेंगे, लेकिन एक्चुअली जो काम था वो था किसका, वो तो हेड का ही काम था ना। तो वो हेड का काम है, अब वो भले किसी और से करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, प्राइमरी। और इसके बाद में ये तो हो गया डिपार्टमेंट हेड। अब जैसे परचेज डिपार्टमेंट का हेड हो गया, वैसे ही हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का भी हेड होगा, वैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी हेड होगा। तो ये अपने अंडर लोगों से तो काम करवाएंगे, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, वो जो हेड है उस हेड की रहेगी, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया अपना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हेड के ऊपर भी तो और लोग हैं ही ना, मैनेजमेंट वाले, टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनको भी तो ड्यूटी बनती है कंपनी के टुवर्ड्स। तो अब जैसे यहाँ पे मान लो एमडी होगा या अपना सीएस होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो वापस से सुनना ध्यान से, हम यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज अगर बात कर रहे हैं चीजों के बारे में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ले लो, परचेज ले लो, सेल्स ले लो, एचआर ले लो, मार्केटिंग ले लो, ये हमारे अलग अलग क्या हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए। अब इन सारे डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होंगे, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट में जो भी कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर ही है। अब भले ही वो काम खुद करे या भले ही वो काम अपने जो नीचे उनके एम्प्लॉयज हैं, पर्सनल है, उनसे करवाएं, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की है ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो जाएगी, प्राइमरी। अब तुम अपने एम्प्लॉयज से करवा रहे हो, वो गलती कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ड्यूटी चेकिंग करने की किसकी थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की, फाइन। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसा तो नहीं है ना, मतलब टॉप पोजीशन पे है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर भी तो और सुपीरियर्स हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, या हम कह सकते हैं अपना सीएस है। तो ये लोग भी तो है, इनकी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है, लेकिन इनकी ड्यूटी प्राइमरी नहीं है, इनकी ड्यूटी कैसी है, सेकेंडरी, ठीक है। क्योंकि मेन अपने डिपार्टमेंट का काम संभालने के लिए हमने हेड्स को अपॉइंट कर रखा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखना कि जो एक्चुअल में जिसकी ड्यूटी बनती है वो ड्यूटी कौन सी है, प्राइमरी वाली, और सेकेंडरी वाला कौन होगा, जो सुपरवाइज कर रहा है, मतलब एकदम हेड जो है, जैसे एमडी या सीएस। तो वहां पर तो अब उस अकॉर्डिंग हमें ओनरशिप डिसाइड करनी है। तो वही ओनरशिप में आपको प्राइमरी और आपको सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करनी है। तो जो मेन हेड है डिपार्टमेंट का, उसकी प्राइमरी हो गई, उनके नीचे वालों की कोई ड्यूटी नहीं है, अकाउंटेबल तो है, लेकिन वो किसको अकाउंटेबल है, हेड को, ठीक है। और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर वाला पर्सन है, उसकी ड्यूटीज कैसी हो गई, सेकेंडरी, क्योंकि उस पर ड्यूटी भी है, लेकिन उसके ऊपर अगेन मेन नहीं है, सुपरविजन वाली ड्यूटीज है। तो वो चीज याद रखना। अब तुम्हें यहाँ पर है ना, हर किसी की अलग अलग ड्यूटीज को इस तरीके से लिस्ट में दे रखा है। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट है, तो उनको पता होना चाहिए, एम्प्लॉयज को बताएंगे, मोटिवेट करेंगे। लीगल डिपार्टमेंट है, तो उनको लॉज का अमेंडमेंट्स, उन सब की नॉलेज होनी चाहिए, रिव्यू करेंगे टाइम टू टाइम, वो सब आ जाएगा। देन जब हमने बात की फंक्शनल हेड्स के बारे में, तो इनकी क्या होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने लोगों से काम करवाएंगे ये, लेकिन प्राइमरी तो इनकी ही रहेगी, ठीक है। और फिर जो सीनियर मैनेजमेंट है, जैसे उसके टॉप लेवल वाला, उसकी क्या रहेगी, अगेन चेकिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यू की रहेगी। और मेन जो कंप्लायंस ऑफिसर है, वो भी वही देखेगा कोई कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, या परफॉर्मेंस प्रॉपर हो रही है, या अगेन मेरी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपको ड्यूटीज वगैरह गिवन है। अब चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 है कंप्लायंस रिपोर्टिंग। अब देखो रिपोर्टिंग भी किस तरीके से होगी, जैसे मॉनिटरिंग हो रही है, तो जो अभी हमने यहाँ पे पूरा चार्ट बनाया है ना, वैसे ही। अब जैसे यहाँ पे क्या होंगे, मान लो कोई हम डिपार्टमेंट ले लें, तो डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज होंगे, लेट्स से ए, बी, सी और डी, ये 4 एम्प्लॉयज हैं। ये चारों एम्प्लॉयज किसको रिपोर्ट करेंगे, जो डिपार्टमेंटल हेड है उसको रिपोर्ट करेंगे। तो डिपार्टमेंटल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्राइमरी। देन जो डिपार्टमेंटल हेड है वो किसको रिपोर्ट करेगा, एमडी को या फिर सीएस को, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, सेकेंडरी। और जब पूरा काम हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये अब ये तो एक डिपार्टमेंट से आया, ऐसे करके हर डिपार्टमेंट से कंप्लायंस की रिपोर्ट आएगी। तो अब जितनी भी सारी रिपोर्ट्स हैं, उन सब रिपोर्ट्स को ये लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। परचेज की रिपोर्ट अलग आई थी, सेल्स की अलग आई थी, आप ये सारी रिपोर्ट्स को क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, और कंसोलिडेट करके उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि सब कुछ ठीक है ना। और फिर ये रिपोर्ट फाइनली किसको सबमिट होगी, बोर्ड और डायरेक्टर्स को सबमिट होगी रिव्यू के लिए। तो ये पूरा अपना रिपोर्टिंग का यहाँ पर
प्रोसेस चलता है। तो पहले डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज डिपार्टमेंटल हेड्स को करेंगे, डिपार्टमेंटल हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे थी, प्राइमरी, देन डिपार्टमेंटल हेड्स करेंगे सेकेंडरी वालों को, दैट इज एमडी और सीएस। एमडी या फिर सीएस जो भी है वो क्या काम करेंगे, कंसोलिडेशन का काम करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद वो सबमिट कर देंगे किसको, बोर्ड को। ठीक है, तो ये पूरा अपना रिपोर्टिंग का प्रोसेस आपको यहाँ पे गिवन है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग के टाइप्स दे रखे हैं। देखो, एक तो रिपोर्टिंग जो होती है वो होती है हमारी साइक्लिकल रिपोर्टिंग, और एक हमारी क्या होती है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग। तो देखो, साइक्लिकल रिपोर्टिंग में बेसिकली क्या होता है, जो भी क्वार्टरली बेसिस पे आपको लग रहा है चीजें वो आप रिपोर्ट करके दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पूरी रिपोर्टिंग जो हो रही है वो कैसी हो रही है, नॉन फाइनेंशियल वाली हो रही है। तो साइक्लिकल रिपोर्टिंग जो है वो बेसिकली किससे कनेक्टेड है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क रिपोर्टिंग से कनेक्टेड है, और वो जनरली क्वार्टरली बेसिस पे होती है, जहाँ पे मतलब फाइनेंस पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। हमने सीजी में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है, जिसका फाइनेंस पे डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो वाली जो रिस्क है अगर आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो तो दैट इज साइक्लिकल, और वो जनरली क्वार्टरली बेसिस पे होती है। कम पे भी हो सकती है अगर मैनेजमेंट बोले लाइक मंथली, तो वो भी पॉसिबल है, बट जनरली क्वार्टरली फॉलो किया जाता है। और इंसिडेंट में क्या होता है, जो भी मटेरियल कंप्लायंसेस होते हैं जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स बेसिकली इंक्लूड हो जाते हैं, फाइनेंशियल वाला भी आ जाता है, और मतलब सारा मिक्स होकर इसमें हम बेसिकली पूरे इंसिडेंट, पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी टाइप की रिस्क है मटेरियल वाली, उन सबको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखना, पूरे प्रोजेक्ट की मटेरियल कंप्लायंसेस उन सबको अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट डाल रही हैं बेसिकली, तो वो सारी रिस्क किसमें आ जाएंगी, रिपोर्टिंग, इंसिडेंट रिपोर्टिंग में। और नॉन फाइनेंशियल वाली किसमें आ जाएगी, साइक्लिकल रिपोर्टिंग में। तो ये आप इंपॉर्टेंट की टर्म्स याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, दैट इज कंप्लायंस रिस्क। अब आपको कंप्लायंस रिस्क के लिए बेसिकली क्या बोल रखा है कि इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप क्या बनाओगे, एक प्लान बनाओगे। अब जो ये प्लान आप बनाओगे उसमें आपको सब चीजें इंक्लूड करनी है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिगिनिंग किसी भी चीज की किससे होगी, कि आपके ऊपर कौन से टाइप के कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो रहे हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, देन वही चीज है किसके ऊपर वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, आप मिटिगेशन की एक्टिविटीज किस तरीके से कर रहे हो। अब देखो, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या बोला है, फर्स्ट लाइन ट्रैकिंग, यानी जब अपना नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज चल रही हैं तो हम डेली का डेली उसको चेक कर रहे हैं। इंटरनल चेक से याद करो, वहां पर याद है हम क्या बात करते थे, रूटीन एक्टिविटीज चल रही हैं और उसको रूटीन में ही हम चेकिंग करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रैकिंग। यानी नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, काम चलते चलते हम क्या कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, तो वो करनी है। देन सेकेंड लाइन मॉनिटरिंग, जो आपका सीएस हो गया वो क्या कर रहे हैं, या फिर आपके हेड्स हो गए सीनियर मैनेजमेंट वाले, वो चेक कर रहे हैं अगर सेकेंड टाइम, तो वो क्या हो जाएगी, सेकेंड लाइन मॉनिटरिंग। और उसके बाद में अगर अपन प्रॉपर कंप्लायंस ऑडिट या इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं तो जो थर्ड टाइम वाला अश्योरेंस है वो क्या हो जाएगा, ऑडिट। तो एक ही एक्टिविटी कितनी बार चेक हो गई, 3 बार चेक हो गई ना, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है यहाँ पे। फिर आपको प्लान में ये भी लिखना है कि आप उसको ट्रैक कैसे करोगे, यानी सिर्फ काम करना ही नहीं है, तो काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी चेकिंग कैसे होगी, वो सब कुछ भी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कि आप 1 महीने में चेक कर रहे हो या 2 महीने में चेक कर रहे हो, क्वार्टरली चेक कर रहे हो। देन रिपोर्टिंग किसको करनी है, तो जो भी हमने ऊपर काम किया है वो सब आपको प्लानिंग करना है एंड देन एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि आपके ऊपर जो कंप्लायंस रिस्क एप्लीकेबल हो रही है और उसके लिए जो आप कंप्लायंस मैकेनिज्म बनाओगे उसके लिए आप क्या क्या बातें ध्यान में रखो। तो वही बेसिक रिपीटेशन वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। रिस्क असेसमेंट कर लो, देन उस रिस्क के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम डिजाइन कर लो, अपनी कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने पॉलिसीज बना ली तो अपने दिमाग में रखोगे, क्या कम्युनिकेट करोगे ही ना आप लोगों को, एम्प्लॉयज को जिनको एक्चुअल में काम करना है, और जिनको एक्चुअल में काम करना है उनको आप क्या प्रोवाइड करोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। तो ये बेसिक्स वही वाली चीज है। इसके बाद में आपको ऑनगोइंग क्या करना है, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, असेसमेंट करते रहना है। अगेन रिपीटेड टॉपिक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, अभी हम इतनी बार बात कर रहे हैं कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज एक्चुअल में काम करने वाले हैं वो सारे एम्प्लॉयज के आपको क्या करना होगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि उनको अवेयरनेस रहे, उनको पता रहे। अब देखो, एक पर्सन है जिसको बस हमने बोल दिया कि सुन तुझे काम करना है, हमने ना उसको कुछ रीजनिंग दी,
ना हमने कुछ सिखाया उसको, हमने बस उसको बोल दिया, तो उसको क्या लगेगा कि बस ये हमें ऑर्डर देता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, क्यों करना है, उसको रीजन ही नहीं पता, बस वो काम कर रहा है, तो वो अपनी ओनली ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगा। और एक आप किसी पर्सन को सिखा रहे हो कि तुम्हें ऐसे काम करना है, तुम उसको रीजन दे रहे हो कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर नॉन कंप्लायंस आ सकती है, तो क्या ज्यादा बेटर है? अगर वो सेकंड सिचुएशन में काम करेगा तो वो ज्यादा इन्वॉल्व होकर काम करेगा, उसको पता है अच्छा अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे ऊपर ये रिस्क आ जाएंगी, या मुझे पता है कि ऐसे ऐसे काम किया जाता है, बिकॉज उसको ट्रेनिंग मिली है। तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्रेनिंग, डिस्कशंस, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, कॉन्फ्रेंसेज, ये सब चीजें आप रखो, उनको सिखाओ, उनको इम्पोर्टेंस समझाओ, ठीक है, काम सिखाओ उनको, तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या क्या रहेंगी, कैसे सॉल्व करना है, उनको सब आप पहले से बताओगे, तब कुछ बात बनेगी। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि जो भी आपके कंप्लायंसेस आप सिखा रहे हो ट्रेनिंग वगैरह के तौर पे, आप उनको एजुकेशन दे रहे हो, उसके लिए भी आप प्लान बनाओ कि आप किस तरीके से उनको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दोगे, ठीक है। तो अब आप जो उसके लिए प्लान बनाओगे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के लिए, तो अगेन मैंने कहा था बिगिनिंग किससे होगी, हमेशा जो भी कंप्लायंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको सबसे पहले तो उनको बताना है हमारी कंपनी पे कौन से इंटरनल और कौन से एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। देन अगेन इम्पैक्ट, इसके बाद में आपको क्या बताना है, जो आपका ट्रेनिंग और एजुकेशन, अब आप प्लान बना रहे हो ना, तो आपको प्लान में लिखना पड़ेगा ना कि आप ट्रेनिंग किस तरीके से देने वाले हो या किस पर्टिकुलर पॉइंट पे देने वाले हो। जैसे आप कंपनीज एक्ट के इन सेक्शंस की ट्रेनिंग दे रहे हो या आप सेबी की दे रहे हो, तो आपको वो पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का और किस इशू से रिलेटेड ट्रेनिंग देने वाले हो। और देन आपको क्या पता होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस, कि जो आप जिसको भी ट्रेनिंग दोगे वो बंदे कौन से, एम्प्लॉयज कौन से हैं, ठीक है, कि वो जो हैं वो नए एम्प्लॉयज हैं, न्यू एम्प्लॉयज हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको अप टू डेट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो टेम्पररी, आपको पता है कि ये बस इस प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, 3 महीने में ये काम करके चले जाएंगे, तो उनको देने हैं, तो उस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग की टेक्निक्स भी अलग अलग होगी। अब हमें पता है कि ये बंदा 3 महीने में चला जाएगा, तो हम उसको लिमिटेड ही ट्रेनिंग देंगे ना उस अकॉर्डिंग। एंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन, कि आपको कितनी कितनी बार साल में, लाइक 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्रॉपर क्या बना लो, अपना प्लान बना लो, ठीक है। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंप्लायंस ऑडिट। अभी हमने बात की थी कि आपने पूरा जो सिस्टम बनाया है कंप्लायंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की, कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, चार्ट आ गया, एडवाइजरी आ गया, स्कोर कार्ड आ गया, पॉलिसीज आ गए, ट्रेनिंग आ गई, ये पूरा काम प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सब चीजों को आप रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे हो सेपरेटली, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, कंप्लायंस ऑडिट, पर अगेन ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, इसके जो है बेसिकली आपको 2 पार्ट्स दे रखे हैं, एक तो है रेगुलेटरी और एक है आपका प्रोप्राइटरी। अब देखो रेगुलेटरी में बेसिकली क्या बोला है कि आपको क्या चीजें चेक करनी है ऑडिट के टाइम पे, जो भी एक कंपनी के ऊपर लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स एप्लीकेबल है, या एक कंपनी अग्रीमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर करती है, तो वो, यानी हम कह सकते हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट में जो भी कंपनी की एक्सटर्नल कंप्लायंसेस है ना, उनको आप क्या करो, ऑडिट करो, उनको आप चेक करो, ठीक है। वेयर एज प्रोप्राइटरी में आप क्या चेक करो कि कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी की खुद की इंटरनल पॉलिसीज क्या है, किसके रिगार्डिंग, कि कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा एफएम पढ़ते हैं, कितने सारे फॉर्मूला सब कुछ आते हैं, तो कंपनी प्रॉपर फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक तो कंपनी का आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक चेक करो, और इसके अलावा आप कंपनी का एथिकल कंडक्ट चेक करो कि एथिक्स मान रही है या नहीं मान रही है। देखो फर्स्ट वाले में तो हमें पता है नहीं मानेगी तो पेनल्टीज एप्लीकेबल होंगी, लेकिन सेकेंड वाले में आपको पता है कि इंटरनल है, तो एक्सटर्नल पेनल्टीज तो नहीं आएंगी, लेकिन स्टिल एथिक्स भी इंपॉर्टेंट है और एफएम भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो चीजें भी चेक करनी है, क्योंकि अगेन ग्रोथ डिपेंड करती है। बट लोग क्या हो जाते हैं, ठीक है पेनल्टी तो नहीं आ रही ना, कर लेंगे, वो लोग बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल और ढीले पड़ जाते हैं, तो वो नहीं हो, इसके लिए आपको ये दोनों एस्पेक्ट्स चेक करने, तो रेगुलेटरी एंड प्रोप्राइटरी। इसके बाद में अब हमें क्या गिवन है, जो आपने पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, उस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने का क्या सिग्निफिकेंस है। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी तो हम इतना दिमाग लगाएंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब देखो क्या बोला है, बेसिक वही है, जैसे कंप्लायंस रिस्क आपके ऊपर आ रही थी, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारे पेनल्टीज, इम्प्रिजनमेंट और रेपुटेशन हार्म, तो वो सारी जो भी रिस्क हैं
उन सबको हम क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं या मिटिगेट करना चाहते हैं। उसके लिए पब्लिक में हमारी रेपुटेशन जो है वो बढ़ेगी। देन अगर हम कंप्लायंस अच्छी करते रहेंगे तो हमारा जो बिजनेस है उसकी भी ग्रोथ होगी, बिकॉज नॉन कंप्लायंस की वजह से जैसे क्या होता है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, टाइम वेस्ट होता है, रेपुटेशन खराब होती है। इसका इम्पैक्ट अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे आता ही है ना। अब आपसे लोग काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, रेपुटेशन हार्म हो गई, या आपका जो काम था वो हॉल्ट पे आ गया बिकॉज इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो अगेन उस पर भी आपको फर्क पड़ ही जाएगा। ठीक है, और देन आपकी कॉस्ट सेविंग्स होगी। इसके बाद आप खुद भी, एक होता है ना कि हमें खुद को भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन आती है कि अच्छा मैं एक अच्छा आदमी हूँ। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो वाली चीज तो कंपनी के ऊपर भी आ जाएगा। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 3 टाइप ऑफ कंप्लायंसेस, एपरेंट, एडिक्वेट एंड एब्सोल्यूट कंप्लायंसेस। ठीक है, आप देखो जो एपरेंट कंप्लायंस है ना वो क्या है, डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, छुपा के एक तरीके से, यानी आप कर क्या रहे हो, नॉन कंप्लायंस, पर उस नॉन कंप्लायंस को आप क्या कर रहे हो, कवर अप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है मिनिमम, आपने सिर्फ 2 ही करी और 2 बोर्ड मीटिंग्स आपने की नहीं एक्चुअल में, पर आपने उसके मिनट्स बना दिए। क्या ये चीज सही है? आपने नॉन कंप्लायंस किया पर गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी गलती को छुपा रहे हो। तो हम क्या बोलते हैं, गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो ना एटलीस्ट। लेकिन इस वाली में हम क्या कर रहे हैं, गलती कर ली और उस गलती को कवर अप कर रहे हैं, डिस्गाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया है, ये तो वर्ड्स है नॉन कंप्लायंस से भी, क्योंकि नॉन कंप्लायंस में आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो, हाँ मैंने नॉन कंप्लायंस किया है, पेनल्टी दे देता हूं, लेकिन यहाँ पे काम भी नहीं किया और आप उस काम को नहीं कर रहे हो, उस चीज को कवर अप कर रहे हो बाद में, तो वो तो गलत हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस आपने कर ली और उसको आप छुपा रहे हो। एपरेंट यानी आपको सिर्फ दिख रहा है वो चीज ऊपर ऊपर, पर एक्चुअल में है नहीं वो। सेकेंड आते हैं हम लोग एडिक्वेट कंप्लायंस पे। तुम्हें याद है हम सीजी में एक टॉपिक इतनी बार रिपीट करते हैं, हमें कंप्लायंस करना है लॉ का लेटर में एज वेल एज स्पिरिट में। ठीक है, तो लेटर का मतलब जो लॉ में लिखा है ना, बस एज इट इज जो लिखा है वही मान लिया, आपने लॉ का इंटेंशन नहीं समझा। वेरा स्पिरिट में आपने लॉ का इंटेंशन भी समझा कि वो एक्चुअली लॉ ऐसा अगर बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है। ठीक है, जैसे हम मिनिमम लिमिट्स मान लेते हैं, या हमें कोई फॉर्म फाइलिंग करनी तो हम एकदम एंड डेट पे करेंगे। अब लॉ ने आपको टाइम दिया है तो ऐसे थोड़ी बोला है कि एकदम 31st पर जो एंड डेट आ रही है उस पर काम करो, आप जल्दी भी तो कर सकते हो फॉर्म फाइलिंग। ठीक है, ये जैसे अभी हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया था कि आपको मिनिमम 4 का है, तब मिनिमम 4 ही करोगे। काम आपका 5 बोर्ड मीटिंग्स वाला है, पर लॉ में क्या लिखा है, 4 करनी थी, 4 हो गई ना, काम खत्म, अगले साल देख लेंगे। तो इस तरीके से आप काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप लॉ का इंटेंशन नहीं समझ रहे, बस ठीक है ऑब्लिगेशन यार करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम में 40 बोले हैं तो 40 के लिए पढ़ेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा तो क्यों पढ़े। एग्रीगेट 50 बोले हैं, एक्स्ट्रा क्यों पढ़े, तो वो वाली चीज है। लॉ में जो लिखा है बस आप उसको स्पिरिट में नहीं मान रहे, इंटेंशन नहीं समझ रहे हो आप, जो लिखा है ठीक है भाई मान लिया ना, ताकि हमारे ऊपर पेनल्टी नहीं आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एडिक्वेट, कि ठीक है एनफ कर लिया ना, बात खत्म। पर एब्सोल्यूट में क्या आ जाएगा, आप लॉ का स्पिरिट भी समझ रहे हो और लेटर तो समझ ही रहे हो। ठीक है, यानी आप दोनों में, दैट मीन्स आप वहां पर जो काम कर रहे हो उसमें आप लोगों के बारे में भी सोचो। जैसे हम बात कर ले एथिक्स की, तुम्हें याद है हम CSR पढ़ते हैं तो वहां पे 2% का है, तो अब अगर आपको लग रहा है कि यार इस वाले एरिया में और ज्यादा जरूरत है या हमें और एथिक्स की जरूरत है, सस्टेनेबिलिटी करनी चाहिए, तुमने एक्स्ट्रा काम किया सस्टेनेबिलिटी वाला, तो वो फिर एब्सोल्यूट कंप्लायंस है। तुम 2% पे आके रुक गए, अटक गए, वो किस में आ गया, एडिक्वेट। 2% तो लॉ में लिखा है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, इसके अलावा 2% हमने कर लिया, उसके अलावा हम और सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, हम पेड़ उगा रहे हैं, ठीक है, या हम प्लास्टिक के यूज को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर हम इको फ्रेंडली चीजें यूज कर रहे हैं, वीगन चीजें यूज कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं ना, हम लॉ के क्या समझ रहे हैं, इंटेंशंस, तो वो किस में आ जाएगा, एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कंप्लायंसेस हो गए हमारे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो ये जो टॉपिक हमें दिया हुआ है ये हम पहले भी देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 में आया था कि जो भी आपकी कंपनी के कंप्लायंसेस होते हैं ना, वो कंप्लायंसेस कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस का नेचर, टाइप क्या है आपके बिजनेस का, कंपनी की साइज कैसे है, जैसे मान लो अगर कंपनी जो है वो बड़ी साइज की लिस्टेड है या पब्लिक है,
तो अलग होगा। देन आपकी कंपनी प्राइवेट है तो कम कंप्लायंसेस होंगे, ठीक है। बिजनेस का नेचर आप कौन से सेगमेंट में हो, फूड सेक्टर में हो तो अलग होंगे, इंफ्रा में हो तो अलग होंगे। देन ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो जाती हैं, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन, कौन से आप स्टेट में काम कर रहे हो या इंटरनेशनली काम कर रहे हो, लिस्टेड है नहीं है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जैसे अगर मान लो इंश्योरेंस है तो IRDAI एप्लीकेबल हो जाएगा रेगुलेशंस। बैंकिंग है तो अलग एप्लीकेशन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला कि ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपके ऊपर कंप्लायंसेस कौन से एप्लीकेबल होंगे कौन से नहीं होंगे, तो वो वेरी करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। वैसे तो ये पूरा ही रोल CS का ही था, तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो सबसे पहले तो कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा प्रोफेशनल है जो एडवाइजेस और गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, किस मैटर्स में, पूरे के पूरे कंप्लायंस के मैटर्स में, ठीक है। तो बोर्ड का हम कह सकते हैं हेल्पिंग हैंड है, तो वो कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग पूरा इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी इंश्योर करके बोर्ड को एडवाइस और गाइडेंस देने का काम करेगा। और कंप्लायंस ऑफिसर तो वो होता ही है विद इन अ कंपनी, ठीक है। चलो, अब अपना जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का दे रखा है वो टाइप्स ऑफ रिस्क दे रखे हैं कि एक कंपनी में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। अब ये रिस्क वही है जो अपने CG के चैप्टर नंबर 12 में आते हैं। जैसे बिजनेस रिस्क होती है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा या लॉसेस हो जाएंगे, तो उसके लिए आपने क्या प्रोसीजर्स लिए हैं, क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस किया नहीं किया, ठीक है। देन एथिक्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में कुछ गलत हो रहा हो, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं मान रहे हैं या फिर फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या विसिल ब्लोअर पॉलिसी है वहां पे या नहीं है। देन इंटरनल ऑडिट हो रही है नहीं हो रही है, हमारी कंपनी में कंप्लायंस फ्रेमवर्क जब हमने पूरा पढ़ा है, मैनेजमेंट सिस्टम ये बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो वो सब कुछ आ जाएगा। देन फ्रॉड की रिस्क मैनेजमेंट, याद है हमने बात की थी फ्रॉड रिस्क क्या होती है, फ्रॉड होने के चांसेस जो होते हैं, तो उसके लिए आपने अलग से किस तरीके से मैनेजमेंट की टेक्निक्स वगैरह बना रखी हैं। देन आपका बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, आपने रिस्क मैनेजमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट किया है नहीं किया या बंद हो जाएगा, ठीक है। मान लो कुछ डिजास्टर आया, कुछ थोड़ा सा पॉलिसी में चेंज हुआ, आप मैनेज नहीं कर पाए उस रिस्क को, तो आपके बिजनेस में मतलब बेसिकली जितनी भी चीजें हमें गिवन है वो सारी रिस्क मैनेजमेंट पे गिवन है। अलग अलग टाइप के रिस्क है, क्या आपने उन रिस्क को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद एनालिसिस असेसमेंट किया और मिटिगेशन के मेजर्स लिए नहीं लिए, मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग किया नहीं किया, उसके लिए ऊपर आपको क्या दे दिए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो विद दिस अपना चैप्टर नंबर 1 भी होता है कंप्लीट।